हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आउट ऑफ 10 अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो ये एक अच्छा चांस है आपको अपने आप को इवेल्युएट करने का। स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप वो नहीं करेंगे कि वीडियो देखते जा रहे हैं और सोच ले रहे हैं कि नहीं ये तो मैं कर लेता। आप सिंसियरली पेन और पेपर लेके बैठो और वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। यही एक पहचान होती है एक अच्छे स्टूडेंट की। तो अगर किसी तार को खींचा जाता है तो उसका डायामीटर यानी कि व्यास 0.25% चेंज हो जाता है। तो इसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज होगा। अब देखो इसको मैं करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू, मैं गलती बता रहा हूँ, क्या करोगे, आपने देखा एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप एरिया को क्या लिखोगे, डायमीटर के टर्म्स में स्प्लिट करोगे और करने लगोगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे इट मीन्स ऊपर की चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन क्या लेंथ कांस्टेंट रहेगी? जब तार को खींचा जाएगा तो लेंथ तो चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर लेंथ की जगह पे कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कांस्टेंट रहने वाली है तो फिर हम इसको फिर प्रॉपरली कर सकते हैं। यानी कि हम क्या ला सकते हैं, लेंथ की जगह पे हम वॉल्यूम ला सकते हैं और वॉल्यूम ओवरऑल चेंज नहीं होने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो वॉल्यूम पहले होगा खींचने से वो वॉल्यूम बाद में भी। तो आपको पता है कि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती हैं, यानी कि अगर हम एरिया में 2 होती हैं और एरिया में अगर लेंथ यानी कि 1 डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। इट मीन्स कि यहाँ को लेंथ को रिप्लेस करके हम वॉल्यूम बटे एरिया लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लेंथ को रिप्लेस कर दे रहे हैं, लेंथ की जगह पे हम वॉल्यूम बटे एरिया, नीचे एक एरिया था तो एरिया का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ऊपर रजिस्टिविटी नियत, वॉल्यूम नियत, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट बटे एरिया का स्क्वायर। ठीक है, अभी भी थोड़ा टफ है क्योंकि एरिया क्या होता है डायमीटर के टर्म्स में, ये पता होना बहुत नेसेसरी है। तो एरिया होता है, वैसे तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस क्या होती है डायमीटर का आधा, तो ये हो जाएगा पाई आर को हम लिख सकते हैं डायमीटर बटे ए का इसका होल स्क्वायर। लेकिन इसका एक बार और फर्दर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का स्क्वायर है तो फिर हम इसको जब और स्क्वायर करेंगे तो आर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा के बटे डायमीटर को क्या लिखेंगे, डायमीटर की पावर 4। क्योंकि अब वो पाई हम मैं नहीं लिख रहा हूँ, पाई स्क्वायर बटे यहाँ पे 16 भी होगा, लेकिन हमें जिस चीज़ से मतलब है वो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या मिल गया कि रेडियस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल गई डायमीटर की पावर 4 की। अब मैं इस चीज़ का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको सबको हटा के मैं केवल ये लिख रहा हूँ कि हमें मिल गया रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैसे तो मैं पूरा अगर लिखूँ तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम होगा, ठीक है, नीचे होगा पाई स्क्वायर डायमीटर की पावर 4 बटे 16, 16 ऊपर जाएगा, तो ये सब मुझे नहीं करना है। अब इस तरह के आप देखो डायमीटर और रेडियस हमें दिख गया, तो अब आप कर सकते हो कैसे, डेल्टा आर बटे आर इज इक्वल टू पावर 4 है तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 इंटू डेल्टा डी बटे डी। अब देखो इसमें चेंज कितना था 0.25%, तो हमें मिल गया माइनस का 4 इंटू डायमीटर में कितना था 0.225। अब इसका हम परसेंटेज दशमलव नीचे आ गया 100, तो ये 4 से कितने बार कट गया 25 बार, तो ये हम इसे काटेंगे तो ये 1 बार, यानी कि 1% इसका राइट आंसर है। तो देखो आपको ये नहीं डरना है कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन का लेवल मैं मतलब ट्रस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम लेवल के हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। तो जिन बच्चों ने भी इसको अपने खुद से कर पाए हैं तो वो अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं। वैसे आई होप कि बहुत कम परसेंटेज होगा जो इसको अपनी तरफ से कर पाए होंगे। और हाँ, मुझे ये नीड नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं 10 में से कितने कर पाया। देखो ये आपकी खुद की लड़ाई खुद से है, आप खुद प्रॉपर अपना एवेल्यूशन करो कि मैं कितने कर पा रहा हूँ, और आप अपने आप से पूछो, क्योंकि मुझे तो पता है कि आप झूठ भी बोल दोगे 10 में से मैंने 8 किए, तो मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि क्लासेस ये लाइव नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या 50 और 200 है। यदि प्राइमरी में करंट का मान 4 एम्पियर हो तो सेकेंडरी में करंट का मान क्या होगा। देखो बहुत सारे बच्चे, देखो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अभी पहले में अगर 20% लोगों ने कर पाया होगा तो ये आशा करता हूँ 40% कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा, वैसे भी मैं दूसरा क्वेश्चन मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लिया था, जिससे आप एंड तक बने रहो। तो आपको बताऊं, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं प्राइमरी में और जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सेकेंडरी में, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इसको लिख रहे हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लें। वो होता है करंट होता है प्राइमरी में और करंट होता है सेकेंडरी में।
इज सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यहाँ सेकेंडरी है, ठीक है, और ये प्राइमरी है नीचे, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर प्राइमरी का लिखा है तो ये प्राइमरी का करंट नीचे लिखना है। तो बस अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, संख्या क्या कितनी थी 50, 50 प्राइमरी में थी और सेकेंडरी में 200 थी। अब प्राइमरी की संख्या ऊपर लिखी है तो प्राइमरी की धारा नीचे लिखेंगे। देखो प्राइमरी में धारा कितनी थी 4, और ऊपर लिखेंगे जो हमें फाइंड करनी है। अब हम इसे काटेंगे तो 50 से ये 4 बार 200 कट गया और 4 से ये 4 कट गया, तो सीधा x का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। तो ऐसे करना होता है इस क्वेश्चन को। वैसे दूसरा क्वेश्चन आशा करता हूँ बहुत लड़कों ने कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इन एग्जाम्स को देख के आपको डरना नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है, ट्रस्ट में, ठीक है। यंग ने जो डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 3 बार ग्रीन, रेड और ब्लू लाइट को यूज़ करके किया था, ठीक है। अगर ये एक बार में ही प्रयोग किया गया होता तो 3 फ्रिंज चौड़ाई, जो फ्रिंज विड्थ होती हैं वो ये पाई गई, ठीक है। तो उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो करो आप लोग, पॉज करो और खुद से करो। मुझे पता है कि इस सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, सिलेक्शन रेट इतना परसेंट क्यों कम है, क्योंकि आप लोग बहुत लेथार्जिक हो गए हो। अब जैसे 100% जो लड़के मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मुझे पता है कि केवल 20% या 20% भी नहीं होंगे, 20% ही ऐसे होंगे जो खुद से बैठे होंगे मेज कुर्सी पे और पेन पेपर लेके खुद से थॉट प्रोसेस चला रहे होंगे कि क्या करूं इसमें क्या ना करूं। और मुझे पता है 70% पड़े पड़े बेड पे पड़े रहते हैं और आराम से करते रहते हैं और सिलेक्शन नहीं होता। फिर कहते हैं यार मैंने पता नहीं क्या नहीं हुआ, कंटेंट अच्छा नहीं था, ये अच्छा। यार आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, प्रॉब्लम तो ये है। अब देखो मैंने आपको बताया था फ्रिंज विड्थ के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, डी लैम्डा, यहाँ पे बड़ा डी ऊपर रहता है बटे स्मॉल डी, जहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि जो बड़ा डी होता है वो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होती है और जो छोटा डी होता है वो स्लिट की आपस में दूरी होती है। तो इस फॉर्मूले से हमने एक चीज़ और सीख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैम्डा। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। अब आपको पता है कि ये फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिंज विड्थ कम होगी। अब वेवलेंथ का पता है आपको क्रम क्या होता है, VIBGYOR। अब देखो यहाँ पे वॉयलेट इंडिगो, आपको पता है कि रेड का मैक्सिमम होता है वेवलेंथ और वॉयलेट का मिनिमम होता है। अब आप देखो इसमें ग्रीन, ग्रीन का मतलब यहाँ पे इस पोजीशन में, रेड, रेड का मतलब ये वाला, और ब्लू मतलब ये, हमें इन 3 से मतलब है। तो रेड की सबसे ज़्यादा वो होती है तो फ्रिंज विड्थ भी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रेड वाला ऑप्शन कौन सा है, ये एक है और एक ये है। अब इसमें देखो हमें ब्लू की सबसे कम रखनी है, यानी कि ब्लू की सबसे कम किस वाले में, इस वाले में। तो ये इसका प्रॉपर हो जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सभी मतलब अब आपको लग रहा होगा, फील हो रहा होगा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का F1 भाग माध्य आयु यानी कि मीन एज में डिके होता है और बाकी जो भाग F2 बचा है वो हाफ एज में डिके होता है। तो हमें बताना है जो F1 भाग था वो बड़ा था या F2 बड़ा था या दोनों इक्वल थे या मीन एज और हाफ एज पर डिपेंड कर सकते हैं। तो देखो अब अगर देखो आप ध्यान से देखते हो ये मैटर नहीं करता है कि ये यूपीएससी में आया है या किस में आया है। अगर आप लक्ष्य एयरफोर्स को थोड़ा फॉलो कर रहे हो 1-2 महीने से, तो मैंने अभी बताया था कि जो टी हाफ होता है उसमें रिलेशन बताया था 0.693 इंटू जो मीन एज होता है, औसत आयु या मीन एज होता है। और अगर इसी को हम यहाँ पे मीन एज लिखना चाहें तो वो इधर ले आएंगे तो वो होता है 1.44 टी हाफ। ये 2 चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। औसत आयु और माध्य आयु क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो पता होगा। कोई रेडियो एक्टिव है जैसे यूरेनियम है तो वो टाइम टू टाइम उसका डिके होते रहते हैं उसमें से अल्फा बीटा, और वो एक टाइम के बाद क्या होता है तो वो कम होने लगता है उसका मास। तो सिमिलर ये टी हाफ और इनमें कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ से हम अगर इस वाले को उठा लें या इस वाले को उठा लें तो हम देखेंगे अगर हम ये इधर लाएं, क्या टी हाफ इधर लाएं तो हम देखेंगे कि टी हाफ नीचे लाएंगे तो नीचे इधर 1 बचेगा, यानी कि जो मीन एज है वो टी हाफ से ज़्यादा है। और अगर मीन एज टी हाफ से ज़्यादा है यानी कि जो मीन एज में डिके होगा वो भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स F1 इज ग्रेटर देन F2। आवर्त गति करने वाले किसी कण का एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, कितने डिस्प्लेसमेंट पर उसकी ऊर्जा आधी हो जाएगी स्थितिज की गतिज, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे करना है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए होता है एम्पलीट्यूड, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
अब देखो क्वेश्चन से हम देख रहे हैं कि साम्य स्थिति में मतलब इक्विलिब्रियम में जो उसका ये दोनों हाफ हाफ का मतलब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा 2x स्क्वायर, मिल गया 2x स्क्वायर। अब देखो ए का मान हमें पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर आयाम है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो 16/2 हो जाएगा मेरा विस्थापन का स्क्वायर, तो यानी कि 8 हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 8 है तो एक्स 2√2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2√2 ही तो होता है 8 का स्क्वायर रूट, तो 2√2 इसका राइट आंसर है। एक कण सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसकी कुल एनर्जी ई है। जब कण का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा रह जाए तब उसकी काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ई। देखो ये चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात हो चाहे पोटेंशियल की हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मेरे लक्ष्य एयरफोर्स के बंदों को तो ये रट भी गए होंगे अब तक, लेकिन एनीवे करते हैं। और हाँ एक चीज़ और कि अगर आप ऐसी थंबनेल देख के डिमोटिवेट ना हो जाना कि जो 2 नहीं कर पाया, जो 2 क्वेश्चन उसका क्या सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो मैं बस एक बात कहूँगा यार कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप यूथ हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, अभी तक ये आप नहीं कर पा रहे हो, नो नीड टू वरी। लेकिन अगर एग्ज़ाम में भी परफॉर्म ना कर पाए और आप अभी भी आलसी होके पड़े हो बेड पे, चीज़ों को लिख नहीं रहे हो, मतलब सिंसियर मतलब इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट की तरह, तो आप खुद से दिए जा रहे हो क्योंकि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और फ्री की ये तो यार यूनिवर्सल ट्रुथ है कि फ्री में कोई, मैं जानता हूँ कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ यूट्यूब पे कोई इतना रिलेवेंट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन बस आपको फ्री की कीमत नहीं है ना, वो पता चलेगा जब हाथ से टाइम निकल जाएगा। तो मेरी बस एडवाइस यही है और मेरा इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है कि प्लीज़ आप लोग खुद से इन लोगों को ट्राई किया करो इन क्वेश्चंस को। और हाँ जो नहीं कर पाते हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में कर पाओ यही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो आप 3 फॉर्मूले मैंने अभी बताया था, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम, अब इसको मेंटली करना सिखा रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल का होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही तो टोटल एनर्जी हो जाती है। उसका क्या होता है, जब दोनों को जोड़ दोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए स्क्वायर। ये होता है 3 फॉर्मूले। अब देखो इसमें अगर गतिज ऊर्जा की बात करी गई है तो गतिज ऊर्जा में एक्स है वो हम विस्थापन जो है वो आयाम का आधा करेंगे, तो एक्स को हम a/2 लिखेंगे तो उसका वर्ग करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। अब a²/4, 4 से इधर का ये 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3a²/4 हो गया, 3a²/4। तो अगर 3/4 हटा दें तो पूरा यही फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि इसमें अगर हम 3/4 लगा दें तो वो काइनेटिक एनर्जी बना देगा। तो काइनेटिक, और इसी तरह से इसका तो ऑप्शन हमारा देखिए गया बी ऑप्शन हो जाएगा 3e/4। लेकिन अगर कहता कि इसी क्वेश्चन में यहाँ तक सेम होता और कह देता कि गतिज ऊर्जा की जगह पे कह देता स्थितिज ऊर्जा क्या होती, तब अब क्या करते, स्थितिज ऊर्जा में ये x को हम a/2 लिखते तो वर्ग करते तो a²/4 हो जाता। अब ये फॉर्मूला पूरा e का लिखा है तो यानी कि e/4 हो जाता। तो अब आप इन दोनों चीज़ों को याद भी रखना, पोटेंशियल हो तो 3e/4 हो जाता है, क्योंकि हर बार कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी है, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में सीधा बम फोड़ना है, सीधा क्लिक करना है इसका। और अगर काइनेटिक पूछा है तो 3e/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण फ्रीक्वेंसी f से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये फैक्ट भी आप एक एज अ फैक्ट याद रखना कि इसकी गतिज ऊर्जा में ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2f हो जाती है। ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का x एक्सिस की टुवर्ड्स वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, इस पर बाई के एलोंग 4 न्यूटन का फोर्स लगा है, 4 सेकेंड बाद ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप खुद से ट्राई ज़रूर करना इसको एक बार, और अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेते हो तो आपको फिजिक्स में एटलीस्ट कोई फेल नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब देखो क्या है, थोड़ा मैं ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा कि देखो एक्स एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से u कितना है 3 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 4, प्लस हाफ a एसिलरेशन तो दिया नहीं गया है एक्स के अलोंग, तो यहाँ पे वो तो 0 हो जाएगा नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि ये कितना हो गया 12, एक्स के एक्सिस हमें 12 मिला। सिमिलरली हम बाई के निकालेंगे अलोंग, तो बाई में क्या है कि फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का और मास है 2 किलोग्राम, तो एसिलरेशन क्या होता है F बराबर ma से a बराबर होता है F/m,
यानी कि 4/2 यानी कि ए हमें 2 मिल गया, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं गई तो 0, तो एस बराबर यू टी वाला पोर्शन 0 इसमें हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, हाफ ए का मान 2 निकाला, टी स्क्वायर मतलब 16, क्योंकि 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पे ये 16 मिल गया। बस अब ये सिंपल हो गया, इधर 16 है इधर 12 है, रिजल्टेंट हमें ओरिजिन से निकालना है पॉइंट, तो वो कैसे निकालते हैं, √16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 400 होगा, 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 200 आएगा। अब देखो इतनी जल्दी जल्दी मैंने मिनिमाइज करके क्यों बताया कि कोई चीज़ अगर हम जल्दी अगर समझाते जल्दी हैं और आप समझते जल्दी हैं तो फिर आप करते भी जल्दी हैं और परफॉर्म भी जल्दी कर पाओगे। तो ऐसे इसको करना था, आप लोग को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं कर दूं कि x के अलोंग देखो वेलोसिटी दी गई थी, हमें एक्सेलरेशन नहीं था, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से केवल यू टी रहा, हाफ ए टी स्क्वायर वाला तो 0 हो जाएगा। y के अलोंग हमारा u नहीं दिया गया है यानी कि u 0 है, तो और a हम निकाल सकते हैं f/m से, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा s। अब दोनों पता है रिजल्टेंट क्या होता है, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। कोई m मास इनिशियली रेस्ट में था, जब इस पर एक फोर्स लगाया गया तो फिर इसके द्वारा एक इसे वेलोसिटी मिलेगी, तो वो वेलोसिटी किस तरह से डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो यार बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका अभी खाता भी नहीं खुला होगा, तो यार प्लीज़ इसमें तो एटलीस्ट खाता खोल देना। और हाँ बहुत सारे मैं जानता हूँ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन भी कर पाए होंगे, वो आप जेन्युइन जब आंसर दोगे कमेंट में तब मुझे पता लगेगा। कमेंट के साथ अपने इमोशंस भी लिखा करो, जिससे मैं समझ जाता हूँ कि ये बच्चा सही बोला या झूठ। केवल आप बोलोगे नहीं 20 आउट ऑफ 20 या 5 आउट ऑफ 10, तो इससे मैं समझ जाता हूँ कि मतलब थोड़ा आप उसमें थोड़ा और लिखा करो। मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छी है कि मैं समझ लेता हूँ ये बच्चा झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, मतलब आप अपने बारे में भी कुछ लिख दिया करो। तो अब इसे समझते हैं। तो देखो ब्रह्मावस्था का मतलब ही होता है कि प्रारंभ। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई टफ नहीं था, अब देखो बहुतों ने तो इसको कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ इसको। आप लगाओ v² = u² प्लस 2as, इसमें सारी ही चीज़ें वो हैं जो इसमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हैं। अब इनिशियली 0 था यानी कि u 0 रख देंगे, u 0 रखा तो ये पोर्शन खत्म, ठीक है। अब ये खत्म, अब क्या कह रहा है कि विस्थापन, अब डिस्प्लेसमेंट हमें ठीक है इसमें मतलब है। अब ए को हम एक्सेलरेशन को F बराबर ma होता है, क्या होता है F बराबर ma, तो a बराबर F/m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे हम लिख दे रहे हैं F/m, F/m लिख दिया। अब फोर्स नियत है, फोर्स क्या है, नियत है, तो यहाँ से अगर v का हम वो हटाएंगे स्क्वायर तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये दिख रहा है 1/√m, यानी कि b इसका राइट आंसर हो गया 1/√m। तो ऐसे इसको करना था। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर कोई क्वेश्चन नया होता है एग्जाम में पहली बार कर रहे हो तो टफ लग सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप तक हर वो क्वेश्चन लाना बिफोर एग्जाम जिसके चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आ सकता है, आपकी बार एयरफोर्स बार, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ पढ़ते रहेंगे और आप लोग भी मेरा सपोर्ट करते रहो। चैनल को लाइक कर दिया करो, वीडियोस को बहुत मोटिवेशन मिलता है, कमेंट्स किया करो, कोई गलती है वो भी बताओ तो मैं उसमें सुधार करूं। और बाकी अपने फ्रेंड्स में यार बहुत कम लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कर दो। कहाँ कमी है, क्या कमी तुम्हारा भाई छोड़ रहा है वो बताओ, नहीं तो यार प्लीज़ ग्रो कराने में हेल्प करो। लक्ष्य एयरफोर्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जो एक फिजिक्स का 1 टाइम सॉल्यूशन बन जाए अपकमिंग डेज में, तो वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। बाकी यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद।